ये हुकूमत जिसे हाइब्रिड प्लस प्लस कहा जा रहा है, इसे पीडीएम की एक्सटेंशन कहा जा रहा है, इसके हवाले से तो ये समझा जाता है कि ये कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे कहीं नाराज़ी हो। लेकिन यकदम ख्वाजा आसिफ साहब एक ऐसा बयान देते हैं जिसे वन पेज सेम पेज पर हमला करार दिया जा रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि तालिबान को वापस लाने पाकिस्तान में, उसमें उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी उसका बहुत बड़ा किरदार था। उनसे पुरसिश होनी चाहिए, पूछगछ होनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब सारे इसके ऊपर सोच में पड़ गए हैं सेठी साहब कि गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, लकीर पीटी जा रही है। माजी में तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इस तरह से किसी को बुला के उससे जवाब तलबी की जाए। वो जो कह रहे हैं उसमें उनसे ये भी सवाल किया गया कि इस पे आपको घर जाना पड़ सकता है, तो वो कह रहे हैं जी सानू पहले पता राह दा असी चले जाएंगे। तो सेठी साहब बहुत मोहतात वज़ीर दिफा समझे जाते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, लेकिन वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो सेम पेज तो शुरू में ही फट गया। नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में यही तो नहीं कहते कि मोहतात, वो तो कहते हैं वो तो जी हजूर है। तो मोहतात वही हुए ना। नहीं, वो आपने बड़ा सॉफ्ट लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, बड़ा डिप्लोमेटिक लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अच्छा हाँ, वो तो डिज़म डिज़म डिज़म। अच्छा जो भी हुक्म आता है उसकी तामील होती है भड़ल्ले से। तो ख्वाजा साहब ने ये बयान दिया है, ये ऐसे नहीं किसी असूल के ऊपर बैठ के ही दिया है, ये कहा गया कि आप बयान दें। अब सवाल ये है किसने इनको कहा? जाहिर है जो आजकल की इस्टेब्लिशमेंट, अच्छा एस्टैब्लिशमेंट ने कहा, जाहिर है, और किसकी डिफेंस मिनिस्टर है ना। अच्छा तो अब बात यह है कि ये तो देखे ना, ये तो ऑब्वियस है। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्यों कहा, ये इस वक्त क्या वक्त है, इसकी जरूरत क्या हाँ, हाँ। अब दो रीजंस हो सकते हैं। अच्छा, एक तो ये कि क्योंकि कैजुअलिटीज़ इतनी ज़्यादा हो रही हैं हर रोज़, पाकिस्तान अफवाज की, सिक्योरिटी के लोगों की कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। ये कुछ फिगर्स हैं मेरे पास, मैं आपको बताऊं कितना ये संजीदा मसला है कि ये किस तरीके के साथ टेररिज्म बढ़ रही है और कहाँ बढ़ रही है, और कैसे कितने लोग मारे जा रहे हैं, कैसे इंसिडेंट्स का ग्राफ ऊपर जा रहा है। 2019 में 61 इंसिडेंट्स थे टेररिज्म के, 2020 में 78, 2021 में 130, 2022 में 184, 2023 में 310, 2024 में 101। अभी 3-4 महीने में टोटल कोई 850 से ज़्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल में, और ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है। और ये वही वक्त है वहीं से जहाँ से ये खान साहब की पॉलिसी आई, तो उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। इसी तरीके के साथ उस वक्त 30 सिविलियन मारे गए, अब टोटल सिविलियंस जो मारे गए हैं वो कोई 550 के करीब है इन पिछले 6 साल में, और सिक्योरिटी फोर्सेस कोई 800 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस मारी गई हैं। तो ये इस किस्म की ग्राफ चल रहा है, और ये ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए ये सारा बात की गई है कि ये हमारी गलती नहीं है। इस वक्त से इस वक्त तक ये खान साहब और जनरल फैज़ की पॉलिसी चल रही थी, और उसके बाद वो इसी का फॉलोअप हो रहा है, और वी आर ट्राइंग टू फिक्स द प्रॉब्लम। ये बनाने वाले प्रॉब्लम वो है, रूट कॉज तो यही है। ठीक है, और सवाल खड़े हो रहे हैं कि यार ये जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल ऐसे ही ये है। कौन है? आप ही तो लोग थे जिन्होंने इनको पाला था। अब यही लोग आके आपको मार रहे हैं। हम जैसे लोग थे जो कहते थे इनको मत पालें, इनके साथ डील्स ना करें। उस ज़माने में आसिफ जरदारी साहब के ज़माने में तक 14 डीलें हुई थी जो कि लोकल इस्टेब्लिशमेंट के जो सरबराह थे उन्होंने की थी, जिसकी वजह से ये टीटीपी उभरी और बनी। हर जगह पैसे लेते थे, फिर उसके बाद अपनी एग्रीमेंट तोड़ देते थे, फिर शुरू कर देते थे गड़बड़। तो ये स्वाद से शुरू हुआ था 2008-9 में। तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये इस वक्त टेंशन जो हुई हुई है वो ये हुई हुई है कि तनकीद हो रही है ना कि जी हमारे लोग मारे जा रहे हैं। तो ये जो करंट लीडरशिप है एस्टैब्लिशमेंट की, वो ये कहना चाह रही है ये हमारी गलती नहीं है, हम तो भुगत रहे हैं वो जो पहले कर गए हैं। ठीक। और क्योंकि वो जो पहले कर गए वो वैसे ही पर्सोना नॉन ग्राटा है, वो वैसे ही इन द डॉग हाउस है जिसे आप कहें। जाहिर है ना, बाजवा साहब और जनरल फैज़ अब तो निकाल दिए गए हैं ना, फारग हो गए। उनकी जो साजिश थी उनकी सब कुछ करना, जनरल आसिम मुनीर कामयाब हो गए हैं और ये फारग हो गए हैं, तो इमरान खान फारग हो गया है। और तो इसलिए वो बताना ये चाह रहे हैं कि ये हम भुगत रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, मगर ये जो छोड़ गए हैं मेस, ये वो लोग हैं जिन्होंने और भी बड़ी गड़बड़ की हुई है। तो ये मेरा ख्याल है दिस इज़ पार्ट ऑफ द रीज़न। ओके, कि जी अपनी जिम्मेदारी खटाई जाए और कहा जाए ये जिन लोगों ने किया उसको बुला के पूछे
क्यों इनको मौका दिया था? हाँ, लेकिन वो गलती ही थी ना, बहुत बड़ी गलती थी। हम जैसे लोग लिख लिख के कलम तोड़ दिए थे, हमने कहा मत करो, वापस ना और ये लाओ जनरल अगर फैज निकाले जो गए थे, हैं तो। काबुल जाके कह रहे थे डोंट वरी एवरीथिंग इज ओके, विल बी ओके, एवरीथिंग विल बी ओके जी, अल्लाह खैर चाय के कप के चंगे साथ। और खान साहब कह रहे थे कि इनको यहाँ वापस ला के रिहेबिलिटेट करें, इनको यहाँ जगह दें, ज़मीनें दें। लेकिन इमरान खान साहब तो ये कह रहे हैं ना कि आपने हमें निकाल दिया और उनको भी निकाल दिया, वरना ये मसला इतना बड़ा ना होता, हम उन्हें आबाद करते तरीके से, डी रेडिकलाइज करते। डी रेडिकलाइज तो होने वाला नहीं है ना जी। अगर डी रेडिकलाइज हो जाते तो आपका ख्याल है इनके जो भाई लोग हैं, जो TTA वाले हैं, वो ना डी रेडिकलाइज हो जाते? ये तो एक पूरा फिनोमेनन है ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑफ रेडिकल इस्लाम। और ये तालिबान जो इन्होंने इतनी बड़ी अमेरिका जैसी मुल्क के साथ जंग लड़ी है, तो ये कोई छोटी चीज़ तो नहीं है। ये तुम आपका ख्याल है इनको आपको बुला के लेक्चर देने के साथ ये डी रेडिकलाइज हो जाएंगे? खुदा दा खौफ करो। तो हुण मतलब अब क्या बनेगा? तो नहीं, मैं आई वाज अबाउट टू ऐड द सेकंड रीजन। व्हाट? अब मेरा ख्याल है कि ये जो सारा एक महाज बना है ना, आजकल की जो एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिशमेंट के लीडर्स हैं, एक PTI ने एक पूरी कैंपेन चलाई है उनके खिलाफ, जनरल आसिफ के खिलाफ, पूरी आसिम के खिलाफ पूरी कैंपेन चली है और अभी तक चल रही है। इसी तरीके के साथ उनके कुछ साथी हैं, उनके खिलाफ भी चल रही है। उनको पता नहीं क्या क्या नाम खान साहब ने शुरू किया था ये, किसी को फलाना, किसी को फलाना। तो जाहिर है कि तकलीफ़ तो होगी उनको, मगर मेरा ख्याल है कि ज़ाती तौर पे तो इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी तकलीफ़ होती है कि अगर इंस्टीट्यूशन जो है उसके अंदर कोई दरार आ जाए। अब ये जो एक्स सर्विसमैन है जी, जिनके साथ अब राब्ते भी PTI भी तोड़ रही है, डर लगा हुआ है कि इन्होंने जो पूरी एक कैंपेन चलाई है ना, वो उसका सिर्फ मकसद एक ही था, जो कि आपने देखा जब वो फेल हो गया तो उन्होंने फिर आखिरी स्टेज पे मेनॉ किया। वो यही था कि अफवाज पाकिस्तान के अंदर कोई गड़बड़, बगावत करवाई जाए इस्टेब्लिशमेंट, जो एग्जिस्टिंग इस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ। हाँ, क्रैक कोई ढूंढा जाए और उसको एक्सप्लॉइट तो किया उसको ये उकसा रहे थे। दे वर ट्राइंग टू क्रिएट डिसऑर्डर इनसाइड द आर्म्ड फोर्सेस, जो कि पाकिस्तान के लिए इट वाज अ मोस्ट टेरेबल थिंग दैट कैन हैपन। इसके आपकी आर्म्ड फोर्सेस की डिसिप्लिन एंड ऑर्डर वो जो है ना, उसको सबटाज कर दिया जाए। इट्स द वन थिंग दैट यू नो कीप्स द एनिमीज ऑफ पाकिस्तान एट अवे। तो ये जो है ना, ये दिस इज़ व्हाट इज़ स्कैरी कि फ़ौज के अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए। और इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये ग्रुप जो जनरल फैज़ का और या बाजवा साहब जो हमायती थे, और जो ये एक्स सर्विसमैन के हमायती हैं जो अभी भी होंगे, उनकी तरफ भी ये एक इन्फ्लुएंस तो रहता है ना। हाँ, तो ये उनकी तरफ भी एक पैगाम है। राइट। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि 3 महीने पहले अगर कोई बंदा मीडिया के ऊपर बैठ के जनरल फैज़ की या जनरल बाजवा की तनकीद करता तो फ़ोन कॉल आ जाती थी जी कि छड़ो परे, रहने दें, हमारा चीफ ही है ना, इसके बारे में मत बात करें। मैं आपको फर्स्ट हैंड बता रहा हूँ। वो साथ बिठा के मैसेज भी दिया गया था उनको, एक तकरीब में, रहने दें, हमारा चीफ इज़ अ चीफ, जाहिर है जो भी हुआ आप ना करें। मोतबर हैं वो फिर भी, चाहे रिटायर्ड है। तो अब ये जो ख्वाजा आसिफ वाली बात है ना, ये मेरा ख्याल है अब तब्दीली थोड़ी सी आई है उस रवैये में, क्योंकि वो सिर्फ जनरल फैज़ के ऊपर ये नहीं डाल सकते। ये जो पॉलिसी चेंज हुआ है, इसमें इमरान खान, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ तीनों इन्वॉल्व ऑन बोर्ड थे। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये फ़ैसला हुआ है कि थोड़ा सा इनको भी एक्सपोज किया जाए और अपने आप को बचाया जाए, बिकॉज ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम तो भुगत रहे हैं ये जो गलत फैसले करके गए। ये गए हफ्ते उनके भाई की, जनरल फैज़ के भाई की भी, तो ये भी एक थोड़ा सा झटका है। झटका है, वो उसकी बेल हो जाएगी, कुछ नहीं हो गई बेल, होगी ना, तो वो तो बस ये इशारे होते हैं, ये उनकी तरफ भी इशारा है कि बाज आ जाओ। और ये जो ख्वाजा आसिफ ने जो बात कही है ना, सिर्फ ये नहीं कहा कि उनको बुलाया जाए, ये किया है, ये भी कह दिया कि मुझे धमकी भी आई है उनसे, कहा है ना जी, बिल्कुल उन्होंने कहा है थ्रेट्स। तो ये तो और भी ज़्यादा आगे चले गए हैं। अब ये पैगाम जनरल फैज़ को है कि तुम अगर धमकियां दोगे तो फिर आपका नाम और बाहर निकालेंगे और हम भी फिर आपको सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो इसलिए धमकी शमकी मत दें आप। हाँ, तो इससे निकलेगा कुछ? करारदाद आएगी, पार्लियामेंट उन्हें बुलाएगी? नहीं, पार्लियामेंट नहीं बुलाएगी, वहाँ तक नहीं जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या पाकिस्तान में कभी होगा? कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी टुवर्ड्स इश्यूज चेंज नहीं होती, तालिबान वही है, TTP वही है, बट ओवर टाइम पॉलिसी शिफ्ट क्यों होता रहा? मौका परस्ती। जो लीडरशिप आती है ना इस्टेब्लिशमेंट की, वो सोचती है कि जी मैं 3 साल के लिए हूँ, मार के शायद 6 साल मिल जाए। ये तो लॉन्ग टर्म मसला है, मैं क्यों अपनी बदनामी करूँ, मैं क्यों जाके वहाँ लड़ूँ,
क्यों ना करूं, इसके मरहम पट्टी करके चलाऊं अपना काम। अच्छा। ये हर आर्मी चीफ जो आया या जो ISI के लोग आए हैं, उनकी यही मौका यही था कि यार तंग ना करो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, थोड़ा सा ये कर लो, अच्छा। काम को चलाओ, झगड़ा नहीं करना। झगड़ा तो करना वैसे भी ठीक नहीं है ना आयशा, ये इन लोगों के साथ उस किस्म का झगड़ा करना, वो तो अमेरिका ने करके देख लिया ना क्या हुआ। बिल्कुल, तो आप वो झगड़ा नहीं कर सकते, तो सवाल ये था कि फिर कैसे डील किया जाए, कैसे करें। हाँ, तो वो थोड़ी सी सख्ती की ज़रूरत थी, थोड़ी सी कैलिब्रेशन की ज़रूरत थी। इन्होंने हथियार डाल के तो पैसे खिलाने शुरू कर दिए, उन्होंने कहा आण दो, उन्होंने अपना मौक़िफ़ नहीं चेंज किया तालिबान ने। तो दैट इज़ वे वी आर टुडे।